हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब करेंगे हम परमोटेशन एंड कम्बिनेशन पार्ट सेकंड। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट खत्म हो गया सारा का सारा परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। अब इसमें से जो रह गया है वो मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के थ्रू। तो ये मैंने कॉपी में जो भी लिखा हुआ है सिलेबस, अगर इसमें देखो आप तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो हमने किया, जिसमें हमने एडिशन प्रिंसिपल और जो हमारे पास मल्टीपल प्रिंसिपल था वो दोनों फिनिश कर दिए हैं। इसके बाद फैक्टोरियल, परमोटेशन, कॉम्बिनेशन सारा हमने कर लिया है। उसके डेरिवेशन भी हमने शॉर्टकट जो किया है सारा हो गया है। अब इसमें जो पिजन होल प्रिंसिपल और इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, तो वो हमारे पास जब हम करेंगे ना प्रोबेबिलिटी, तो उसमें करेंगे, क्योंकि वो पिजन होल प्रिंसिपल प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट है, तो उसमें करेंगे हम। पिजन होल प्रिंसिपल के बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिविजिबिलिटी, जेड कॉन्ग्रुएंसी, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ईलर फंक्शन और प्रिमिटिव रूट। तो जो इतना पार्ट जो हमारे पास रह गया ना, वो अब हम आज इस वीडियो में करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास जहाँ पे देखो स्टार्ट हो रहे ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल, रिंग, आइडियल, जो हमारे पास सारा है ना, तो ये सारा का सारा टॉपिक मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे काफी डिटेल में समझाया हुआ है। तो अब वहां से देख लेना ये टॉपिक। बाकी आपको हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाए, तो आप वहां से भी जाके देख लेना अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। नहीं तो आप वहां से देख लेना, क्योंकि वहां पे मैंने काफी डिटेल में समझाया, और अगर मैं फिर से बनाऊंगा तो कम से कम 3-4 वीडियो बननी है, और समझाना मैंने सेम ही है फिर, तो वो टाइम वेस्ट है आपका भी मेरा भी, तो इसलिए वो मैं दोबारा नहीं करवाऊंगा। आप वहीं से ओपन प्लेटफॉर्म से देख लेना। अब जो बच गए ना 3-4 थ्योरम, तो वो थ्योरम आपने अब करनी है आज की वीडियो में, और कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे बस इसमें। बाकी आपका परमोटेशन कॉम्बिनेशन फिनिश है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं, थ्योरम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहली थ्योरम से बात करते हैं, तो सबसे पहली थ्योरम हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले तो हमें याद होनी चाहिए, स्टेटमेंट ही याद रखनी है बस हमने। तो क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इसी को एक और नाम भी दिया होता है, वैसे मोस्टली जो एग्जाम में पूछा गया है आपको, वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ही पूछा गया, क्योंकि जो दूसरा नाम है उसका वो आपको स्टेटमेंट में मिल जाता है, तो इसलिए वो नाम नहीं कोई भी पूछता मोस्टली। दूसरा नाम क्या है, यूनिक फैक्टोराइजेशन या फैक्टोराइजेशन, इसको फैक्टोराइजेशन जो भी बोल सकते, फैक्टोराइजेशन ही बोलते हैं वैसे, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। तो ये इन दो नाम है इसके, और इसकी स्टेटमेंट क्या है तो वो हम करते हैं, स्टेटमेंट की बात करते हैं। अभी एग्जाम में स्टेटमेंट दी होगी और नीचे 4-5 थ्योरम के नाम हो गए, और उसमें से आपने चूज करने की कौन सी है। तो क्या स्टेटमेंट कह रहा है, द फैक्टोरिंग ऑफ एनी इंटीजर n greater than 1 can be expressed as product of prime factorization, या प्राइम यूनिकली पहले लिख लो, प्राइम यूनिकली apart from the order of prime factor, ठीक है। अब क्या कह रहा है हमारे पास, तो एक बार समझा दूं मैं थोड़ा सा। क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है द फैक्टोरिंग ऑफ एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1, मीन्स की जो हमारे पास कोई भी फैक्टर ले रहे हैं जो हमारे पास 1 से बड़ा, मीन्स की 2 से लेकर सोन अप टू इनफाइनाइट तक, n से ग्रेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ यूनिकली या पार्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ अ प्राइम फैक्टर। कह रहे कि वो हमारे पास क्या होगा, प्राइम फैक्टर ही होगा हमारे पास, जो हमारे पास 1 से बड़ा होगा। मीन्स कि अगर मान लो हमारे पास क्या लें, 6 नंबर ले लें, तो 6 क्या है, 3 × 2 है ना, तो क्या कह रहा है, एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिकली, कि ये दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पे हमारे पास 6 बन रहे हैं ना। तो कह रहा है इसी तरह से हमारे पास 2 प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो कोई भी नंबर बन जाता है हमारे पास n ग्रेटर देन 1 जो, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमारे पास सभी में देखे तो 1 तो प्राइम नंबर है नहीं हमारे पास, तो 1 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने बोला। तो 2 प्राइम फैक्टर हमारे पास, इस तरह से हमारे पास कह रहे कि एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको प्राइम फैक्टर में। तो जो समझा दिए ताकि आपको याद रहे, बाकी आपको जो क्रैम करना तो क्रैम कर लो, याद रखना है बस आपने, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा भी पता चल जाएगा कि यूनिकली है, जहां पे आएगा ना मेन जो हमारे पास होते हैं पर्टिकुलर पॉइंट, यूनिकली आ गया,
फैक्टोरिंग आ गया हमारे पास, और प्राइम फैक्टर। तो ये 3 वर्ड यहाँ पे भी आगे मीन्स की ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। इसी तरह से एक क्या क्या आती है थ्योरम आपके पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा भी आती है, ठीक है ना। तो वो अलग है, तो इसलिए आपको ना सभी में डिफरेंस रखना है अलग अलग। अब दूसरी थ्योरम क्या है, जो फर्स्ट थ्योरम थी, दूसरी थ्योरम है हमारे पास चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अब इसकी स्टेटमेंट काफी बड़ी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आ सकती है एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में आपके पूरे सीधी सीधी थ्योरम ही दी हुई है, तो इसलिए आपको करनी तो पड़ेगी। बाकी आप देख लेना, करनी होगी याद, वैसे आपको पता चल जाएगा कि जब बड़ी है तो ये चाइनीज रिमाइंडर ही होगी, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, कह रहा है इफ द पॉजिटिव इंटीजर मीन्स की जेड को इंटीजर लिखा मैंने, इफ द पॉजिटिव इंटीजर एम आई वेयर आई वेरी फ्रॉम 1 to R, या इसको इस तरह से लिखते हैं 1 से लेकर L और इसका R से लेस देन। जब हमारे पास है 1 से लेकर R, इसको क्या बोलेंगे, R रिस्पेक्टिवली प्राइम इन पेयर एंड इफ AI are given integer, AI are given integer, then R congruency xi congruent to AI mod mi, ठीक है ना। मेन आपने जो याद रखनी है इसमें चीज वो यही है। अगर ये कहीं पे भी मिल गया आपको तो मीन्स की जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, बाकी इसको आप चाहे मत भी याद रखो, कोई चक्कर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, हैव अ कॉमन सोल्यूशन, जिसको क्या बोलते हैं हम, विच इज यूनिक मोडुलो M1 M2 सोन अप टू हमारे पास क्या आ गया MR, ठीक है। तो ये आपके पास थ्योरम है। इसके बाद इसका यूनिकनेस भी है, वो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर वो भी आपने करना तो वो भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। वैसे पहले आप ये थ्योरम याद रख लो। क्या कह रहा है हमारे पास, इफ हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर दिया है एम आई कोई पॉजिटिव इंटीजर, आई लिखा है ना तो आई वेरी कर रहा है आर तक, यही है ना M1 M2 सोन अप टू MR, क्योंकि आई तक वेरी कर रहा है, ठीक है। कह रहा है जी हमारे पास जो इंटीजर है इज रिस्पेक्टिवली प्राइम टू पेयर ऑफ ए आई, कह रहे कि जो ए आई के प्राइम के फैक्टर इंटीजर के बराबर है, उसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यही है एक्स आई, जो कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, एक्स आई कॉन्ग्रुएंट टू ए आई मॉडुलस हमारे पास ये आ गया, विच इज यूनिक है मॉडुलस के, कह रहा है, ठीक है। अब इसकी अगर यूनिकनेस करनी है तो वो मैं बता देता हूँ। अभी यूनिकनेस भी पूछ सकता है, तो यूनिकनेस की अलग स्टेटमेंट है। अब उसमें भी जो याद रखने वाला है आप वही याद रखो, बाकी सारे कुछ स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, वो नोट्स में मिल जाएंगे। वैसे कह रहे कि जेड कॉन्ग्रुएंट है ए आई मोड एम आई के, फर्स्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट मिलेगी। फिर कह रहे कि जेड हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है वाई मोड एम आई के, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास क्या था कि जे स्टेटमेंट है, दूसरी हमारे पास जेड कह रहे कॉन्ग्रुएंट इसके भी है। कह रहे कि अगर जे हमारे पास जेड कॉन्ग्रुएंट इसके भी है और जेड कॉन्ग्रुएंट हमारे पास इसके भी है, सॉरी यहाँ पे क्या आना था हमारे पास, जेड कॉन्ग्रुएंट ए आई के है हमारे पास और वाई कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास ए आई के, मीन्स की जेड भी इसके कॉन्ग्रुएंट है वाई भी इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा कि जेड कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास वाई मोड एम आई के, ठीक है। अब हमारे पास वाई कॉन्ग्रुएंट जेड भी लिख सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि दोनों सेम ही बात है, इसको आगे पीछे कर लो अगर, तो बाकी स्टेटमेंट है वो आपको नोट्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप याद कर लेना, नहीं तो ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड थ्योरम है, इसको आपने याद रखना है। थ्योरम्स की बस स्टेटमेंट याद रखो, बाकी इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि 1 मार्क का इसके क्वेश्चन नहीं बनेगा और ना ही आपको सिलेबस में कभी आया हुआ इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, इवन की थ्योरम भी नहीं आई हुई। अगर हम कौन सी फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक को छोड़ दे तो और कोई थ्योरम भी नहीं पूछी गई, 2 बार हमारे पास यही थ्योरम पूछी गई है। बाकी फिर भी जो दिए हुए हैं तो सारे मैं कर लेता हूँ जो भी इसके रिगार्डिंग है हमारे पास। तो थर्ड हमारे पास है इलर थ्योरम। अब इलर थ्योरम क्या होती है, कह रहे हैं अगर हमारे पास इफ ए एंड पी का जीसीडी इज इक्वल टू 1 दिया है, देन ए की पावर 5p। अब 5p हमारे पास क्या है, हमारे पास इलर फंक्शन है जिसको हम प्रिमिटिव रूट भी बोलते हैं, तो वो आगे मैं बताता हूँ आपको प्रिमिटिव रूट क्या होता है, उसका शॉर्टकट भी बताएंगे। तो यही हमारे पास स्टेटमेंट है इसकी, ठीक है, कि ए की पावर 5p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ये थर्ड थ्योरम है। इसके बाद फोर्थ थ्योरम क्या है हमारे पास, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट थ्योरम भी इलर थ्योरम से ही निकल के आई है, इसको बस मॉडिफाई किया हुआ है।
तो वो क्या कह रहा है हमारे पास, अगर इफ ए एंड पी का जीसीडी हमारे पास कह रहा है 1 दिया है एंड पी इज प्राइम, पी इज प्राइम, देन हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या की हुई है कि इसमें हमारे पास p प्राइम नहीं दिया होता, इसमें कह रहा है कि p प्राइम है। तो अगर कह रहा है कि हमारे पास जब भी यूलर थ्योरम में अगर p हमारे पास a के साथ कोई वैल्यू आ रही है वो प्राइम है, तो उस समय क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ p इज इक्वल टू p माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइव ऑफ p इक्वल टू p माइनस 1 होगा, तो यही क्या, a की पावर p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। और जो हमारे पास होता भी है, जब हम मैंने बताया ना आपको अभी कि अगर प्रिमिटिव रूट करेंगे तो उसमें अगर फाइव ऑफ पी इज इक्वल टू पी माइनस 1 के होता है अगर पी इज प्राइम दिया है, और प्राइम की जगह क्या आ सकता है, फाइव ऑफ 2 है तो इसका मतलब 2 माइनस 1, फाइव ऑफ 3 है तो क्या है 3 माइनस 1, क्योंकि 2 और 3 दोनों प्राइम है। अगर 4 आ गए तो फिर नहीं है, 4 माइनस 1 नहीं आएगा फिर प्राइम नंबर्स के लिए। तो ये फर्मट थ्योरम थी। इसके बाद फिफ्थ हमारे पास, वो भी इसी से निकल के आई है सारी, तो वो क्या है, विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम बस इसकी स्टेटमेंट जा रखनी है, सिंपल सी वैसे है सारी। इफ p इज एनी प्राइम, अब कह रहे हैं कि p हमारे पास फिर से कोई प्राइम है, इफ एंड ओनली इफ, अब जो सभी के लिए देन लिखा है जहां में हमारे पास इफ एंड ओनली इफ है, जो हमारे पास कि लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट दोनों तरफ वाइस वर्सा है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से जो सफिशिएंट और कंडीशन दोनों है हमारे पास। तो इफ एंड ओनली इफ क्या रहा है कि जो हमारे पास क्या आ गया, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल p माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट तो क्या आ जाएगा, -1 mod p। तो ये 3 थ्योरम आपके लिए सिंपल सी थ्योरम है, इसको आप याद रख लो, बाकी है सिंपल ही वैसे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स क्या है हमारे पास, तो सिक्स में हमारे पास है यूक्लिडियन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी आपके सिलेबस में है। तो कुछ चीजें इसमें है जो आपको कहाँ पे, नंबर थ्योरी पे भी मिलेगी। तो नंबर थ्योरी में आने वाली चीज इसमें भी सेम लिखी थी आपके सिलेबस में, तो मैंने यहीं पे करवा दी, नहीं तो वो नंबर थ्योरीज की भी है। नहीं तो जो अगर देखो जो तीनों थ्योरी नंबर थ्योरी में आती है, ठीक है ना। तो अब वहां पे मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि स्टेटमेंट तो सेम ही रहनी है, तो आप यहीं पे याद कर लो। सिलेबस में इसमें दी थी तो इसमें मैंने यहीं पे करवा दिया आपको। तो यूक्लिडियन एल्गोरिथम है। अब यूक्लिडियन एल्गोरिथम की हमारे पास पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, उसको याद मत रखो। मेन आपने क्या याद रखना है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है ना। जिसमें हमारे पास क्या है, इस तरह से होता है ना कि हमारे पास जहां पर अगर बी है, जहां ए है, ये क्यू हो गया, जे हो गया, तो क्या कह रहा है हमारे, फिर से वही लिख दिया। क्या कह रहा है हमारे पास जो अंदर वैल्यू होती है, क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई बी क्यू और प्लस हमारे पास क्या हो जाता है, रिमाइंडर। तो यही चीज है हमारे पास यूक्लिडियन एल्गोरिथम। बाकी वही उसने बताया हुआ है कि इसको डिविजिबिलिटी रूल लगा हुआ इसमें, बाकी कुछ नहीं है। अब इसमें क्या आता है हमारे पास, जेड एन। जेड एन को हम बोलते क्या, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन, ठीक है। इसका नाम क्या है, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। अब इसमें से याद रखने वाले क्या है, कह रहे कि जेड एन हमेशा क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब क्या है कि अगर जेड ऑफ ए एंड बी कर दिया ना हमने, तो क्या आ जाएगा, जेड ऑफ ए और जेड ऑफ बी। इसी तरह से दूसरा अगर हम करें, दूसरा क्या है हमारे पास, फाई ऑफ एन। अब ये भी हमारे पास क्या है कि ये भी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन का मतलब कि फाई ऑफ ए बी अगर हम कर रहे हैं तो वह इक्वल टू किसके आएगा, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इक्वल आएंगे, इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है। तो आइए समझ में आ गया होगा। अब जिसके बाद जब भी मैंने कहा था आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जो कि इंपोर्टेड है, वो भी एग्जाम में आई हुई थी, इसलिए सबसे इंपोर्टेंट मत हो वो भी। तब वो क्या है हमारे पास, अगर उससे पहले हम ना गॉस थ्योरम कर लेते हैं। तो गॉस थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है, गॉस थ्योरम। अब गॉस थ्योरम हमारे पास क्या कह रही है, फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n समेशन d डिवाइड n फाई ऑफ d इज इक्वल टू, क्या कह रहा है, n है हमारे पास। जब हमारे पास n क्या है, हमारे पास डिवाइजर है, ठीक है ना। तो आप वो छोड़ भी दो चाहे, बाकी ये आपने याद रखनी नहीं चाहिए। गॉस थ्योरम क्या है, कोई भी इंटीजर n के लिए क्या कर रहा है, d डिवाइड n कर रहा है, तो फाई ऑफ d इक्वल टू किसके होगा, n की होगा। अगर वो d कर रहा है डिवाइड n को, ठीक है ना, तभी होगा। तो जो 7th थी हमारे पास थ्योरम, इसके बाद 8th थ्योरम करते हैं। अब करते हैं हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम मैंने कहा अभी आपको, क्योंकि ये एग्जाम में आई हुई है, तो इसको भी स्टार मार्क कर लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। अब क्या कह रहा है हमारे पास, इसमें स्टेटमेंट क्या है इसकी, कह रहा है लेट पी जेड। अब पी जेड हमारे पास क्या है, कोई पोलिनोमियल है, तो उसको हम लिख लेते हैं। पोलिनोमियल है क्या, a0 a1 z a2 z का स्क्वायर
प्लस सोन अप टू करने के बाद हमारे पास ए एन जेड की पावर एन, तो जो पोलिनोमियल की फॉर्म ही है ना, तो पोलिनोमियल है वेयर हमारे पास जेड जो हम सॉरी एन ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 है एंड ए एन जो हमारे पास दिया वो कभी भी 0 नहीं हो सकती लास्ट वैल्यू, सच दैट पी जेड इज अ पोलिनोमियल, पी जेड इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और ग्रेटर देन 1। ठीक है ना, तो सीधा ही हमारे पास ग्रेटर मीन्स की यही दिया ना, या तो 1 है जो उससे बड़ी है और ग्रेटर देन इक्वेशन कह रहा है पी ऑफ जेड है जो हमारे पास वो इक्वल टू 0 आ रही है, हैज एटलीस्ट 1 रूट। और यही हमारे पास याद रखने वाली चीज है मेन जो इसमें कि कह रहा है कि हैज एटलीस्ट 1 रूट, कह रहे हैं कि कोई पोलिनोमियल है जिसमें हमारे पास डिग्री जिसकी या तो 1 है जो उससे बड़ी है तो उसका एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही। तो ऑब्वियस ही बात है ना, मान लो हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर दिया है, इसको खोलने के बाद भी हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। अब क्या है, या तो 1 होगी जो 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी है ना 2 है हमारे पास, तो कह रहे हैं कि इसका एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा। तो ऑब्वियस है ना, क्यों होगा हमारे पास 2 रूट बनेगा इसके, a प्लस बी और a प्लस बी, या रूट ही है ना हमारे पास, जहां से अगर x प्लस बी लिख देते तो x की 2 वैल्यू आती। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारे पास कह रहे हैं कि उसके रूट एटलीस्ट एक तो बनेगा ही। तो सिंपल सी बात है, लेकिन एग्जाम्पल से समझोगे तो ज्यादा याद रहता है, नहीं तो अदरवाइज आपको भूल जाता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये है, अगर आ जाए हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन तो वो क्या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो। तो आई होप समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने स्टार मार्क किया क्योंकि ये भी हमारे पास एग्जाम में आई हुई है। तो वो क्या है हमारे पास कैले थ्योरम, तो ये आपको मिलेगी भी नहीं कहीं, आपने मोस्टली देखी नहीं होगी कहीं पे भी ये थ्योरम, क्योंकि ये हमारे पास एमएससी लेवल की चीजें हैं थोड़ी सी बीच में। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप, कह रहे हैं कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू परम्यूटेशन ग्रुप। अब आइसोमॉर्फिक ग्रुप क्या होता है तो वो मैंने ग्रुप में काफी डिटेल में समझाया हुआ है, जिसमें हमारे पास होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इस तरह से हमारे पास 4 मॉर्फिज्म थे। तो वो सारों मैंने किया है, तो मैंने आपको वो कहा कि वहां से कर लेना, क्योंकि मैंने काफी डिटेल में समझाई है। 3-4 वीडियो लगनी है उसमें, क्योंकि अगर वो देखो तो 10-12 वीडियो है वो, और मैंने वो 30 मिनट से कम आई थिंक कोई बनाई नहीं होगी आई थिंक। तो जितनी भी है तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा 3-4 घंटे की वीडियो है, तो इसलिए मैंने डिटेल में समझाया, तो वहीं से देखना आप। ठीक है ना, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। अब हमारे पास आता है इलर फाई फंक्शन, जिसका यूज हमारे पास होगा प्रिमिटिव रूट, और प्रिमिटिव रूट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास थोड़ा सा जितना भी आया होना सारे के सारे हमारे पास एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक हेडिंग से अगर आप देखो तो। अब करते हैं पहले इलर फंक्शन है क्या। इलर फंक्शन जब भी बोले तो इसका मतलब है कि फाई फंक्शन। ठीक है ना, इसका मतलब इसने फाई फंक्शन बोला। अब फाई फंक्शन क्या होता है तो इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। हमारे पास कह रहा है इफ पी इज प्राइम, अगर p हमारे पास प्राइम नंबर दिया है देन फाई ऑफ, अब हमारे पास नीचे आ जाएंगे सारे के सारे फार्मूले इसके, फाई ऑफ p हमारे पास आएगा p माइनस 1। और ये मैंने बताया भी आपको फॉर्मेट थ्योरम में कि a की पावर 5p इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट 1 मोड p था। तो अगर हमारे पास p प्राइम हो जाए तो a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p था। तो वो हमारे पास फॉर्मेट थ्योरम थी वेयर p इज प्राइम नंबर। ठीक है ना, कि 5 ऑफ p हमारे पास p माइनस 1 तभी होगा अगर वो प्राइम नंबर है। अगर मैं इसकी 5 ऑफ 2 करें तो 2 माइनस 1, 3 करें तो 3 माइनस 1, लेकिन 4 करें तो 4 माइनस 1 नहीं होगा, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है। 5 करेंगे तो 5 माइनस 1। तो इस तरह से याद रखना है, इसके फार्मूले हैं वहीं से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब एक क्या है, 5 ऑफ m को मैन मीन्स की जीसीडी करें अगर हम इन दोनों की, तो वो क्या कह रहा है 5 ऑफ m और 5 ऑफ n मीन्स की अलग अलग उसका हो जाएगा इलर फंक्शन। ये इलर फंक्शन ही किया ना, फाई का मतलब इलर फंक्शन किया हमने एम एन का, तो वो क्या हो जाएगा इलर फंक्शन ऑफ एम और इलर फंक्शन ऑफ एन कब होगा, इफ इन दोनों की एम और एन की जीसीडी 1 होगी। मान लो हमारे पास 2 और 3 का हमने करना है इलर फंक्शन, क्योंकि 2 और 3 की जीसीडी 1 है, तो ये क्या होगा 5 ऑफ 2 और 5 ऑफ 3। और 5 ऑफ 2 का क्या होगा 2 माइनस 1, 3 का 3 माइनस 1, तो ये क्या बन गया 1, ये बन गया 2, तो जहां से आंसर आ गया 2। तो इस तरह से यही क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया 5 ऑफ 2 और 3, तो आंसर 2 है। ठीक है ना, आई थिंक 2 3 आएगा, 3 4 आया, इस तरह से आया कुछ। उसका आंसर 6 था आई थिंक, 2 और 3 आया था। देख लेना जो भी है वो, उसके साथ प्रिमिटिव रूट पूछा होगा ना। हाँ, जब ये हमारे पास हिलर फंक्शन है, प्रिमिटिव रूट पूछा था इसी का, तो प्रिमिटिव रूट भी करेंगे। पहले ये समझ लो, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब थर्ड हमारे पास क्या है, ये सारे फार्मूले आपने याद रखने जो अप्लाई होने वाले हैं सारे। अब क्या कह रहा है, इफ n इज इक्वल टू p1 अल्फा 1 p2 अल्फा 2 सो ऑन अप टू हमारे पास pn अल्फा n।
इस तरह से दिया है तो विच इम्प्लाइज फाइव ऑफ एन मीन्स की क्या हो गया, इलर फंक्शन ऑफ एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाहर आ गया 1-1/P1 1-1/P2 सोन अप टू हमारे पास 1-1/Pn। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है फाइव ऑफ एन की। ठीक है, तो आई होप आपको बाहर की विस्परिंग सुनाई नहीं दे रही होगी, अगर सुन रही है तो उसके लिए सॉरी। इफ हमारे पास ये दिया, अब ये हमारे पास ये भी इंपोर्टेड है, आप तीनों को स्टार कर लो चाहे, तीनों इंपोर्टेड है। अब हमारे पास क्या है, 5/2-3 करना, तो वो तो सिंपल बात है ना। लेकिन अगर हमारे पास वो देखें तो 5 क्या आ जाए हमारे पास, मान लो 29 आ जाए। 29 क्या है, ये भी प्राइम है ना, तो 21 - 1 किया तो ये तुम्हारे पास 28 बन गया, सिंपल है। लेकिन अगर हमारे पास ये आ जाए यही 28 आ जाए, 5/28 निकालना है। अब 28 तो प्राइम नंबर नहीं है, अब इसका प्रिमिटिव रूट निकाल, सॉरी इलर फंक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको हमने प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देना है। तो वही कह रहे हैं कि इसका प्राइम फैक्टर ब्रेक हुआ है। मान लो 28 को कैसे लिख सकते हैं, इसका अगर आप या तो क्या करो, इस तरह से आप इसको खोलने की कोशिश करो, नहीं तो क्या आएगा 7×4 = 24 और 4 को फिर से करेंगे तो 2 × 2। अब जो हमारे पास 7/2 का देखे तो जीसीडी कितना है, 1 होता है। तो मीन्स की इन दोनों के जीसीडी हमारे पास 1 है, तो इन दोनों को हम ब्रेक कर सकते हैं ना। तो जहां हमारे पास क्या आ जाएगा, जहां से क्या आ गया 5/n और 5/4, इस तरह से आ गया ना, सॉरी n लिख रहा हूँ 7। अब 7 प्राइम नंबर है तो 7-1, इधर 4 है तो 4 क्या कर दिया 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर यही बोला उसने, p की पावर, तो जो ऊपर पावर है 2 नीचे आ गया 1-1/2। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आएगा। बाकी मैं एग्जाम्पल से पूरा समझाता हूँ, फिर समझ में आता है आपको। पहले ये समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ ना, वो मैं बताता हूँ। 5/6 आया हुआ है कि इलर फंक्शन निकालो 5/6। अब 5/6 क्या आएगा, 5/2 5/3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 का जीसीडी हमारे पास 1 है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक टेबल में डिविजिबल नहीं है, तो इन दोनों का जीसीडी 1 है। अब इन दोनों का जीसीडी इसका किया तो 1 आ गया, इसका किया तो 2 आ गया। तो यही मैंने अभी एग्जाम्पल करवाई थी ना कि 2 आया। लेकिन इसी को अगर हमने थर्ड फार्मूले से करना है तो वो कैसे आएगा, उसमें क्या आएगा हमारे पास, मान लो 5/12 का करना है, उसके साथ करते हैं। 5/12 करना है, अब 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हैं 5/2 और 2 की पावर 2 की तो 4, 4×3 = 12, इस तरह से कर सकते हैं ना। अब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अगर देखो 2 और 3 का हमारे पास जीसीडी फिर से मानना, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया इसमें, देखो 2 की पावर आ रहा है कुछ, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि 12 करेंगे और उसके बाद हमने इसको अलग करना है। तो अब हमारे पास इसको ब्रेक तो किया है, लेकिन हमने करना क्या है, पहले तो हमने जितनी पावर हो वही रखेंगे, ठीक है ना। अब इसकी पावर देखो, जहां पे क्या दिया था n मीन्स की जहां पे जो दिया था, अब 5/12 तो मीन्स की बाहर क्या आ गया 12 ऐसे ही आ गया। 1-1/P मीन्स की जे P1 है, जे P2 है, इसकी पावर 1 है। इस तरह से देखो ना, P1 α1 P2 α2, इस तरह से हमारे पास है। तो अब इसमें हमने क्या किया 1-1/2, क्योंकि जे P1 है, 1-1/3, ठीक है ना, इस तरह से किया। जिसकी पावर जितनी मर्जी हो वो हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, चाहे 10 पावर है कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं है, बस हमने प्राइम फैक्टर की पावर बनानी है। अगर 12 आ गया, अब 12 इसको किया तो हमारे पास क्या आ गया 1 किया माइनस, तो फिर से आ गया 1/2 ही। इसको करेंगे तो क्या आ गया 2/3। अब 2 के साथ 2 इसको कट किया तो आ गया हमारे पास 4 आ गया ना, तो यही 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5/6 का आया था 2 आंसर, 5/12 क्या था हमारे पास 4 आंसर। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इस तरह से आपको बड़ी वैल्यू आएगी, लेकिन ज्यादा बड़ी नहीं आएगी, इसी तरह से सिंपल वैल्यू आएंगी, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आने हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन इसको करने के और वे भी हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है इसकी, फार्मूले है, जिससे वजह सिंपल हो जाएंगे जितना हो सकता है। तो वो प्रॉपर्टीज हमारे पास 3 है, वो याद कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कह रही है कि 5 इज नॉट 1-1 नॉट ऑन टू, ठीक है ना। जो सिंपल पूछ सकता है कि हमारे पास 5 जो इलर फंक्शन होता है 1-1 ऑन टू होता है कि नहीं, तो वो नहीं होता, बस यही याद रखना है। 5/n का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है n टाइम ऑफ 5n। इसकी अगर एग्जांपल लें 5/2 की पावर 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, कह रहे कि n बाहर आ गया मीन्स की 2 बाहर आ गया, और फिर क्या किया 5/n मीन्स की 5/2 ही कर दिया। तो इस तरह से हम इसको कर सकते थे। तो इसके बाद थर्ड है हमारे पास 5/2n। 5/2n किया तो ये कह रहे हैं कि 5/n ही आएगा अगर हमारे पास, क्यों, अगर n इज ऑड प्राइम, n इज ऑड प्राइम। अगर कह रहे हैं कि ये ऑड प्राइम है, तो वैसे भी सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं, 2 को छोड़ दे, तो 2 का तो मल्टीपल है, तो मीन्स की बाकी कोई भी हमारे पास प्राइम होगा। अगर मान लो जहाँ 3 दिया है,
6 दिया है ना पूरा, तो 6 को क्या कर देंगे हम, 2 टाइम 3 कर सकते हैं ना, 2 और 3, तो कह रहे हैं कि उसमें से क्या आएगा, 5 ऑफ 3 ही आंसर आ जाएगा। तो 3 करने पे अगर आएगा वो ओड प्राइम अगर, ठीक है ना, तो इस तरह से आंसर निकल सकते हैं। बाकी आपको MCQ मिलेंगे तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप जब क्वेश्चन ट्राई करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको। 5 ऑफ mn ग्रेटर देन क्या होता है हमारे पास, 5 ऑफ m और 5 ऑफ n से होता है। और इसके बाद हमारे पास फिफ्थ क्या है, 5 ऑफ 10 की पावर n करने पे हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर n-1। और लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास 5 ऑफ n ऑलवेज इवन, कह रहे कि 5 ऑफ n ऑलवेज इवन होगी अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा 3 के। मीन्स कि अगर n की वैल्यू 3 दी है या 4 5 सो ऑन अप टू कुछ भी दी है तो उसका जो आंसर आएगा ना वो इवन आंसर आएगा। मीन्स कि 2 4 6 ऐसे करके इवन आंसर आएगा। तो इसी तरह से अगर आपको ऑप्शन में ओड दिया होगा तो 2 ऑप्शन वैसे आपको कट हो जाएंगे ओड वाले, ठीक है। तो इस तरह से आपने ध्यान देना है कि यही शॉर्टकट अप्लाई होते हैं। हो सकता है 3 ही ओड आ जाए तो आपने देखना इवन कौन सा और आंसर आ जाएगा। अगर n 3 से बड़ा है जब उसके इक्वल है, जो भी ध्यान रखना है। तो आप सीधा लिख लो 2 से ग्रेटर देन, इस तरह से लिख सकते हो n ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। सेम ही बात है दोनों, 2 से बड़ा मीन्स कि 3 हो गया ना, और 3 के इक्वल और उससे बड़ा, तो वो भी सेम ही बात है। तो एग्जाम में आपको पजल करने के लिए दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक रह गया वो क्या है, प्रिमिटिव रूट, ठीक है। तो प्रिमिटिव रूट के लिए हमारे पास इलर फंक्शन आना जरूरी था, इसके लिए मैंने इलर फंक्शन डिटेल में आपको अभी समझा दिया। पहले इसको ध्यान से समझना, इसके फार्मूले याद रखना, फिर आपको प्रिमिटिव रूट आएगा। अब प्रिमिटिव रूट में बस फार्मूला होता है एक, वो याद रखना, a की पावर 5n इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod n। अब अगर इसमें आप देखो तो ये क्या चीज बन रही है, जब हमारे पास किसके जैसा फार्मूला बन रहा है, तो ये इलर फंक्शन जैसे फार्मूला बन रहा है ना, इलर थ्योरम थी जो, उसमें क्या था, e की पावर 5p था, इधर मोड m था, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास मान लो एग्जांपल के साथ मैं करवाता हूं तब आपको समझ में आएगा। तो हमने क्या करना है, बोल रहा है प्रिमिटिव रूट निकालो 6 का, फाइंड प्रिमिटिव रूट हमारे पास 6 का प्रिमिटिव रूट निकालना। तो इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब होगा कि n इज इक्वल टू हमारे पास 6 है। जिसका प्रिमिटिव रूट बोलेगा वो मीन्स की हमारे पास n की वैल्यू है। तो n जहां पे आएगा ना, जहां जहां n आना पहले तो वो देख लो। तो क्या करेंगे, a की पावर 5 ऑफ 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6, ठीक है। ये चीज हमने लिख लेनी है कॉपी में जो भी आएगा एग्जाम में, ठीक है ना। बाकी इतना लिखने के बाद ना, ये हमारे पास आंसर कैसे आएंगे, तो ये आप अगर करोगे ना ऑप्शन से आपको ज्यादा फायदा होगा। ऑप्शन से आपको जल्दी निकलेगा क्वेश्चन, नहीं तो ये टाइम लेगा कुछ, ठीक है ना। अगर ऐसे करने गए तो 1 मिनट से 1.5 मिनट 2 मिनट भी लग सकते हैं। ऑप्शन से ये करोगे तो 30 सेकंड में क्वेश्चन होगा। आई थिंक काफी जल्दी बोल दिया मैंने। अगर जल्दी लगे तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, यूट्यूब के ऑप्शन होता है एक, तो वहां से स्लो कर सकते हो आप। मैं इसलिए करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। तो a की पावर 5 6, अब 5 6 का मतलब क्या है, इलर फंक्शन ही है, तो वो 5 6 हमने निकालना पड़ेगा हमें पहले अलग से। तो वो मैंने आपको बता दिया, अभी मैंने निकाल के भी बताया था कि हमारे पास इलर फंक्शन 6 का होता गया आंसर, तो वो मैंने अभी बताया था 2। अगर आपने वैसे करना तो क्या होना था, 2 और 5 ऑफ 3, यही बनेगा ना। तो जहां से 1 जहां से 2, तो 2 आंसर आ गया। मीन्स की जो याद रख लो 2 है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, जहां पे 2 लिख सकते हैं ना, 5 ऑफ 6 का मतलब 2 कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। अब यहीं तक बनाना है बस आपने, इसके बाद आपने ऑप्शन करना है अप्लाई। अब ऑप्शन जो भी होगा आपने क्या करना है, इसका मतलब क्या है कि a की पावर हम स्क्वायर करते कॉन्ग्रुएंट, तो हमारे पास ये चीज क्या होती है, रिमाइंडर होती है, कि हमारे पास रिमाइंडर 1 बचे अगर हम 6 से डिवाइड करें, तो वो हमारे पास पूछेगा कि क्या चीज है वो। तो सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि जो ऑप्शन ही होने हैं एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आंसर। तो आपने क्या करना है, ऑप्शन ट्राई करना है। मान लो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक तो हमारे पास क्या होता है, ए और एन होता है ना जो, उसकी जीसीडी क्या बननी चाहिए, 1 बननी चाहिए। इसमें मतलब क्या है, ए जहां पे जो वैल्यू होगी और एन हमारे पास 6, मीन्स की 6 की जीसीडी किसके साथ करेगी, इक्वल टू 1 बने। अब हमारे पास देखो, अगर 1 से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जीसीडी हमेशा क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, ग्रेटर देन 1 नहीं लेते। तो 2 से अगर देखें, 2 के साथ 6 की जीसीडी की तो 1 आएगी नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 6 कट हो जाता है। 3 से करें तो 3 के साथ भी कट हो जाता है, 4 के साथ करें तो वो भी कट हो रहा है, तो 5 रह गया, 5 आ रहा है हमारे पास। और 6 से बड़ा हो नहीं सकता, ना ही 6 के इक्वल हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन ही एक आया, 6 और 5 की जीसीडी बन रही है। मीन्स की जहां ए की जो वैल्यू आएगी वो 5 ही होगी। तो 5 की स्क्वायर करें इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6, तो देखो बन भी गया। 5 5 से क्या होगा, 25 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 6। और इसका मतलब क्या होता है कि ये उधर चला जाता है, जो होता है ना ए की स्क्वायर -1 हो जाता है डिवाइड 6 से। तो इसका मतलब यही हुआ, 25 -1 अपॉन में 6, तो ये होगा 24 6 तो इज इक्वल टू 4।
मीन्स कि ये कट हो रहा है, तो इसका मतलब जिससे हमारे पास ये डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे ना, तो अगर 6 के टेबल में देखो तो इसको कट किया तो 6 4 जा 24 और जहां पे 25 मीन्स की रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आंसर है। और किसी के साथ वैसे भी नहीं बनना था। अगर मान लो हमारे पास और किसी के साथ बन जाता, मान लो जहां पे 7 होता तो वो 1 के साथ तो करना नहीं है, 2 के साथ भी बन जाता जीसीडी, 3 के साथ भी बनता, 4 के साथ भी बनता, 5 के साथ भी, तो फिर सभी के साथ चेक करना पड़ना था। हम 2 से करते हैं, 2 के करने के बाद हमने देखना था 2 तो हमारे पास जहां से आएगा ना, फिर जहां पे मान लो 7 है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर जहां पे 7 है 2 के साथ किया तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 6, 6 तो 6 करने पे भी रिमाइंडर आ रहा है ना हमारे पास 1, तो 2 पे चला जाना था, लेकिन ये हमारे पास 3 पे भी चला जाता, शायद 4 पे भी चला जाता, तो इसलिए आंसर आपको वही होगा जो 1 पे जाएगा। तो आपने दो तरह से चेक कर सकते हो, जहां तो आपने देखना है कि जीसीडी किसके साथ 1 आ रही है, तो आई अकेली 5 के साथ तो वैसे ही ऑप्शन है। अगर 5 के साथ नहीं 2 के साथ जीसीडी 1 आ जाए, फिर दोनों ट्राई करने हैं, वो जहां पे देखने हैं स्क्वायर करनी है हमने, ए की स्क्वायर है ना, स्क्वायर जहां पे 5 फंक्शन आया, अगर जहां पे 3 आता तो क्यूब करते। जो भी आंसर करने पे जहां पे आ रहा है उसका देखने की रिमाइंडर जहां पे 1 बन रहा है कि नहीं, अगर सेटिस्फाई कर रही है जो इक्वेशन, तो वही हमारे पास आंसर होगा। ठीक है ना, तो मैंने एग्जांपल से समझा दिया, फिर भी हो सकता है कि आपको समझ में एक बार में नहीं आया हो। अगर नहीं आया समझ में तो ये आई थिंक मैंने आपको बताया हुआ है अलग से ना, ओपन प्लेटफॉर्म पे जो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, तो वहां से देख लेना। अगर नहीं है फिर भी तो बाकी एमसीक्यू से आप एक बार खुद ट्राई करना, एक दो क्वेश्चन आप करोगे ना तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अभी मैंने बिना ऑप्शन के किया इसलिए आपको कंफ्यूजन हो रही है। अगर ऑप्शन देता ना मैं साथ में नीचे तो आपको समझ में आता। बस आपने क्या करना है, इलर फंक्शन पता होना चाहिए, इलर फंक्शन से जो आंसर आएगा ये स्टेटमेंट बना लेनी है जहां पे, ठीक है ना। स्टेटमेंट बनाने के बाद आपने ऑप्शन देखने हैं सीधे। एक तो क्या देखना है कि जो मोड फंक्शन 6 है ना, तो 6 के साथ देखना है कि किसकी जीसीडी 1 बन रही है, जिसके साथ जीसीडी 1 बन रही है वो आंसर है। दो कंडीशन है, और दूसरी कंडीशन कि जहां पे देखना है कि करने पे रिमाइंडर जहां पे 1 किसके साथ आ रहा है, 2 के साथ, 3 के साथ, किसके साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा वही आंसर होगा। और ये हमारे पास होता है प्रिमिटिव फंक्शन या प्रिमिटिव रूट। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट चीज है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी यही आया हुआ है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करवाई। ठीक है, तो जो ऑप्शन के साथ करोगे तो आपके लिए ज्यादा सही होगा। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है आपका ग्रुप टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे करवाया, तो आप वहीं से करोगे। ठीक है ना, तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन इसी के साथ ही आपका मैं फिनिश करता हूँ। मेरी तरफ से नोट्स और पीडीएफ जो भी होगी आपको मिल जाएगा सारे के सारे, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी किसी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना हो तो उसको आप बता सकते हो, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। किसी ने अगर एमसीक्यू लेने हो, बाय करने की वीडियो जो हमारे पास बैच करना है बाय, जब हमारे पास 9 से लेकर 12 तक किसी ने मैथ क्लास करनी हो आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव ने, तो वो भी हमारे पास अभी चल रही है क्लासेस, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी के लिए इतने, थैंक यू।